उसने हाल ही में व्यापार और निवेश पर किताबें पढ़ना शुरू किया था। कई लोगों ने पारिवारिक उद्यमों के नुकसानों के बारे में चेतावनी दी थी। देवांश ने यह भी देखा कि औजपुर में ऐसे कई व्यवसाय पहले तो तेजी से बढ़े, फिर स्थिर हो गए और फिर पतन की ओर बढ़ गए, अक्सर रिश्तेदारों की अधिक संख्या के कारण। इसलिए उसने फैसला किया, जब वो सफल हो जाए तो परिवार की आर्थिक मदद करना बेहतर होगा, बजाय इसके कि उन्हें सीधे अपने उद्यमों में शामिल किया जाए। उसके कुछ राज भी थे जिन्हें वो रिश्तेदारों के साथ साझा करने को तैयार नहीं था। अगर वे साझेदार बनते तो स्वाभाविक रूप से सवाल पूछते। चंदन और वू के विपरीत, जो सीमाओं का सम्मान करते थे, रिश्तेदार शायद पूछताछ कर सकते थे। एक दो बार तो ठीक था, लेकिन बार बार पूछताछ असहज हो सकती थी। परिवार को नकारते हुए देवांश ने चंदन जोशी और वू कियांजन के बारे में सोचा। उनका पिछला सहयोग सहज और भरोसेमंद रहा था। अपने साझेदारों को ध्यान में रखते हुए देवांश घर लौट आया और चंदन से एक हर्बल चाय पेय पदार्थ की फैक्ट्री में निवेश करने की अपनी योजना पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया। उसने पूछा कि क्या चंदन इसमें रुचि रखता है। अपने फॉर्मूले पर भरोसा होने के बावजूद देवांश जानता था कि सबसे अच्छे उत्पाद के लिए भी उचित मार्केटिंग जरूरी होती है। वो सफलता की गारंटी नहीं दे सकता था और चंदन की ईमानदार राय चाहता था। ट्रेडमार्क फैक्ट्री अच्छा चल रही है, हर्बल चाय में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? चंदन ने आश्चर्य से पूछा। देवांश ने बैंक में अपनी यात्रा के बारे में बताया और अपने असाधारण हर्बल चाय के फॉर्मूले का जिक्र किया। देवांश के अद्भुत चिकित्सीय कौशल से वाकिफ चंदन ने उस पर विश्वास किया। वो ललचाया, परंतु हिचकिचाया भी। उसे पेय उद्योग का कोई अनुभव नहीं था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है। उसे देवांश द्वारा फैक्ट्री के लिए ज्यादा कीमत चुकाने पर भी संदेह था, लेकिन देवांश ने उसके लिए जो कुछ किया था, उसे देखते हुए वो इसे नजरअंदाज करने को तैयार था। मुझे आपके फॉर्मूले पर भरोसा है और आपकी समझ हमेशा तेज रही है। अगर आप निवेश कर रहे हैं तो संभावना जरूर होगी, लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर काम अपने आप में एक अलग ही मुकाम होता है। मैंने कभी हर्बल चाय का कारोबार नहीं किया। मुझे डर है कि मैं आपके इस शानदार आइडिया को बर्बाद कर दूंगा, चंदन ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। उनकी टिप्पणी ने देवांश को किसी की याद दिला दी। डॉक्टर तरुण अयंगर, एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक चिकित्सक। निश्चित रूप से उन्होंने हर्बल चाय का अध्ययन किया होगा। देवांश उनसे परामर्श ले सकता था और उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए डॉक्टर अयंगर का समर्थन उसकी विश्वसनीयता को और बढ़ा देता। चूंकि हर्बल चाय मूलतः औषधीय होती है, इसलिए देवांश डॉक्टर अयंगर से उत्पादन प्रबंधन के लिए किसी विश्वसनीय छात्र की सिफारिश करने के लिए कह सकता था। अब केवल एक ही बड़ी चुनौती बची थी, बिक्री। किसी भी पेय पदार्थ के लिए बिक्री ही सब कुछ होती है। इसके बिना सबसे अच्छा फॉर्मूला भी बेकार हो जाएगा। आपकी बात सही है। लेजर लेबल फैक्ट्री अगले कुछ सालों तक चल सकती है और हम तीनों मुनाफा बांट लेंगे, लेकिन मुझे शक है कि यह बहुत रोमांचक होगा। हमें इस मौके का फायदा उठाकर अपने अगले निवेश की योजना बनानी चाहिए। हर्बल टी पेय पदार्थों का बाजार बहुत बड़ा है और एक बार ये चल निकला तो हमें खाने पीने या बिलों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। असल बात मार्केटिंग है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये एक छोटी फैक्ट्री है जिसमें मामूली निवेश है, इसलिए हम इसमें आराम से काम चला लेंगे। आप मुझे बताइए कि आप मुझसे और कियांजन से कितना निवेश करवाना चाहते हैं, लेकिन इसे बहुत ज्यादा मत करना, ठीक है? मैं आपकी तरह नहीं हूं, युवा व्यवसायी। मुझे अभी भी बैंक का कर्ज है, चंदन जोशी ने सिर हिलाते हुए कहा। हर्बल टी फैक्ट्री की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। 4.7 लाख रुपए की मांगी गई कीमत मुख्यतः मेरे निजी कारणों से है। इसे आप दोनों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो चलिए फैक्ट्री और उपकरणों के लिए 3 लाख रुपए की गणना करते हैं और कच्चे माल, वेतन और अन्य परिचालन लागतों के लिए
2 लाख रुपए जोड़ देते हैं। इस तरह कुल 5 लाख रुपए का निवेश हुआ। यह फॉर्मूला मेरा विशिष्ट नुस्खा है और मैंने इसे किंघे हर्बल टी नाम दिया है। इसे पूंजी शेयरों में बदला जा सकता है या मैं किंघे ट्रेडमार्क को स्वतंत्र रूप से रख सकता हूं, देवांश कुलकर्णी ने बताया। भले ही ये निजी हो, हमारे रिश्ते को देखते हुए आपको इतना सटीक होने की जरूरत नहीं है। चलो फिर भी अचल संपत्तियों की कीमत 4.7 लाख रुपए ही मानते हैं। जहां तक फॉर्मूले की बात है, उसका मूल्यांकन करना मुश्किल है। अगर हम इसकी कीमत बहुत कम रखते हैं तो ये आपके साथ अन्याय होगा। अगर ये बहुत ज्यादा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कियांजन को हो सकती है। चलो, आप किंघे ट्रेडमार्क और फॉर्मूला को स्वतंत्र रूप से रखते हैं। पहले 5 साल तक हम कोई शुल्क नहीं देंगे, उसके बाद हम वार्षिक लाइसेंस शुल्क देंगे। चंदन ने सोच समझकर प्रस्ताव रखा। फैक्ट्री की अचल संपत्ति के मूल्य पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। जहां तक ट्रेडमार्क और फॉर्मूले की बात है, मैं उन्हें स्वतंत्र रूप से रखना पसंद करूंगा। अभी तो हमने बुनियादी चीजें भी तय नहीं की है। अगर हम फॉर्मूले को पूंजी शेयरों में बदल दें तो इससे फैक्ट्री की लागत बढ़ जाएगी। तो बात यह है, अचल संपत्ति के लिए 3 लाख रुपए, कार्यशील पूंजी के लिए 2 लाख। मैं 3 लाख रुपए दूंगा और तुम दोनों 2 लाख रुपए दो। अगर ये काम नहीं करता है तो तुम अंकल वू से इस बारे में बात कर सकते हो और बाद में एडजस्ट कर सकते हो, देवांश ने कहा। ठीक है, मैं कियांजन से बात करूंगा और अंतिम राशि पक्की करूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है। तुम हमें इसलिए ला रहे हो क्योंकि तुम्हें हम पर भरोसा है। चंदन ने सिर हिलाया। हे, हाँ, मैं अभी भी एक छात्र हूं। फॉर्मूला देने और उत्पादन में मदद करने के अलावा ज्यादातर काम तुम दोनों पर निर्भर करता है, देवांश हंसा। कोई बात नहीं, हम तो तनख्वाह लेंगे ही, चंदन हंसा। देवांश मुस्कुराया। फिर उसे अगले दिन होने वाली फैक्ट्री विजिट याद आई। कल 11:40 बजे मैं स्कूल के गेट पर डिप्टी ब्रांच मैनेजर मीरा अय्यर से मिलूंगा और फैक्ट्री देखूंगा। आपको और अंकल कियांजन को भी आना चाहिए। जरूर, बिजनेस तो बिजनेस है। निवेश करने से पहले हमें जगह देखनी होगी, चंदन ने सहमति जताई। ये तय करके देवांश अपने कमरे में लौट आया। वहां उसने आने वाले निवेश के बारे में सोचा और सचमुच उत्साहित महसूस किया। उसने उस सप्ताहांत राज्य की राजधानी जाने की योजना बनाई। कुछ तो जेड टोकन खरीदने के लिए और कुछ डॉक्टर तरुण अयंगर से मिलने के लिए भी। हालांकि हर्बल चाय कोई दवा नहीं है, लेकिन ये औषधीय काढ़े से बनती है। लोग स्वाभाविक रूप से इसे आयुर्वेद से जोड़ते हैं। डॉक्टर अयंगर एक सम्मानित आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे भारत के पारंपरिक चिकित्सा समुदाय में भी प्रसिद्ध। उनके द्वारा ब्रांड का प्रचार करना एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। इसके अलावा हाथ से बनी चाय से औद्योगिक उत्पादन में बदलाव के लिए व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता होगी। देवांश के पास उस क्षेत्र में विशेषज्ञता का अभाव था और डॉक्टर अयंगर इसके लिए आदर्श उम्मीदवार थे। हालांकि हर्बल चाय कोई दवा नहीं है, लेकिन ये औषधीय काढ़े से बनती है। लोग स्वाभाविक रूप से इसे आयुर्वेद से जोड़ते हैं। डॉक्टर अयंगर एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक चिकित्सक है, न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि भारत के पारंपरिक चिकित्सा समुदाय में भी प्रसिद्ध। उनके द्वारा इस ब्रांड का प्रचार करना एक बड़ा बढ़ावा होगा। साथ ही हाथ से बनी चाय से औद्योगिक उत्पादन में बदलाव के लिए व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता होगी। देवांश के पास उस क्षेत्र में विशेषज्ञता का अभाव था और डॉक्टर अयंगर इसके लिए आदर्श उम्मीदवार थे। बेशक ये इस बात पर निर्भर करता था कि डॉक्टर अयंगर तैयार हैं या नहीं, इसलिए एक बैठक जरूरी थी। प्रिया जायसवाल की बात करें तो वो लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। आगे एक्यूपंक्चर के बिना भी उन्हें कुछ हर्बल दवा से आराम मिल सकता था, लेकिन प्रिया को इसका कड़वा स्वाद पसंद नहीं था और उन्होंने देवांश से आग्रह किया कि जब वो राजधानी आए तो उन्हें एक आखिरी बार
एक्यूपंक्चर करवाए। इसलिए फैक्ट्री और डॉक्टर अयंगर के अलावा देवांश को उस खूबसूरत सीईओ बहन का भी आखिरी बार इलाज करना था। सब कुछ सोच विचार करने के बाद उसने कुछ देर पढ़ाई की, आधी रात तक सुलेख और ताबीज बनाने का अभ्यास किया और फिर ध्यान किया। अगले दिन दोपहर में देवांश ने दोपहर का खाना छोड़ दिया और स्कूल के गेट की ओर दौड़ा। वहां मीरा अयर द्वारा व्यवस्थित एक काली सेडान खड़ी थी। उसने चटक सफेद ब्लाउज और काली पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी। उसकी पेशेवर पोशाक उसकी गरिमामयी उपस्थिति को और निखार रही थी। चंदन जोशी और वू कियानजिन पहले से ही मीरा के साथ बातचीत करते हुए इंतजार कर रहे थे। चंदन उम्र में बड़ा होने और मीरा से परिचित होने के कारण निश्चिंत था। 30 साल का वो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, धूम्रपान कर रहा था और संयमित उपशाखा प्रबंधक के सामने अपनी बेचैनी छिपाने के लिए स्कूल की ओर देख रहा था। जब वो ने देवांश को देखा तो उसने उत्सुकता से हाथ हिलाया। देवांश, इधर आओ। देवांश मुस्कुराया और पास आया। कक्षा 1:50 बजे शुरू होगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चलो कार में बात करते हैं। तुमने खाना नहीं खाया है ना? मैं कुछ बन लाई हूं। अभी के लिए बस यही खा लो, मीरा ने कहा। उसके चेहरे पर कृतज्ञता और चिंता का मिलाजुला भाव था और उसने उसे एक बैग दिया। प्रेसिडेंट मीरा सचमुच हर चीज का ध्यान रखती है। हम दोनों ने तो खाने का भी ख्याल नहीं किया। चंदन हंसा और अपना माथा थमा दिया। शुक्रिया सिस्टर मीरा, देवांश ने सहजता से बैग लेते हुए और खाना शुरू करते हुए कहा। देवांश को इतना छोटा देखकर, जो स्वाभाविक रूप से डिप्टी ब्रांच मैनेजर को सिस्टर कह रहा था, वो ईर्ष्या और प्रशंसा का मिलाजुला भाव महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वो भी ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन जब भी वो मीरा को देखता उसका दिल धड़क उठता। वे चारों कार में बैठ गए। मीरा आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठी, 3 आदमी पीछे बैठे। जैसे ही देवांश ने खाना खाया, मीरा मुड़ी, उसे एक थर्मस दिया और धीरे से कहा, धीरे धीरे खाओ, गला मत घोंटना। उसकी मधुर आवाज ने एक वयस्क व्यक्ति वू कियानजिन को भी अंदर से गर्माहट का एहसास कराया। बारामुरा हिल्स बस एक मामूली पहाड़ी थी, अयोध्या हिल्स के आकार के आसपास भी नहीं। ये जिला केंद्र से ज्यादा दूर भी नहीं थी, बस आधे घंटे की ड्राइव। रास्ते में चंदन जोशी झुके और देवांश कुलकर्णी से फुसफुसाकर कहा कि उन्होंने और वू कियानजिन ने अपने आर्थिक मामलों पर चर्चा की है। हालात तंग थे, इसलिए वे सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही निवेश कर सकते थे। चंदन 1 लाख रुपए, वो 50,000। देवांश को कोई आपत्ति नहीं थी। सबसे जरूरी बात थी 2 भरोसेमंद साझेदारों का होना। तो सौदा तय हो गया। देवांश 70% हिस्सेदारी के लिए 3.5 लाख रुपए, चंदन 20% हिस्सेदारी के लिए 1 लाख रुपए और वो 10% हिस्सेदारी के लिए 50,000 रुपए निवेश करेंगे। किंगे रेसिपी और ट्रेडमार्क पूरी तरह से देवांश के पास होगा, लेकिन पहले 5 सालों तक इसका इस्तेमाल मुफ्त होगा। बारामुरा पहाड़ियों के आसपास के इलाके को बारामुरा पंचायत कहा जाता था। राघव मेनन और अन्य लोगों द्वारा संचालित हर्बल चाय की फैक्ट्री पंचायत के नगर केंद्र के पूर्वी किनारे पर पहाड़ियों के पास स्थित थी। बारामुरा का नगर केंद्र छोटा और जर्जर था। आप सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक देख सकते थे। काली सेडान संकरी गली से गुजरी और स्थानीय सरकारी परिसर के पास से गुजरी, जिस पर बारामुरा पंचायत कार्यालय, ग्राम सभा, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, सतर्कता समिति और पुलिस चौकी के बोर्ड लगे थे। वो इमारत शहर के बाकी हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत नई और भव्य लग रही थी। गली के अंत में कार बाएं मुड़ी और कुछ मिनट तक धक्कों के साथ चलती रही। फिर एक फैक्ट्री के पास पहुंची, जिस पर एक धुंधला सा बोर्ड लगा था, जियान शंकर हर्बल टी वर्क्स। जियान शंकर राघव द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मूल ब्रांड नाम था, जो उनके गांव के एक महान पूर्वज के नाम पर रखा गया था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार
हर्बल चाय की रेसिपी पीढ़ियों से चली आ रही थी और लगभग हर घर इसे बनाना जानता था। कुछ गांव वाले इसे सड़क किनारे ठेलों पर भी बेचते थे। मीरा अय्यर, जो एक व्यापक दृष्टिकोण वाली महिला थी, से विवाहित राघव ने उन्हें फैक्ट्री शुरू करने के लिए ऋण दिलाने में मदद करने के लिए राजी किया था। शुरू में मीरा ने विरोध किया था। ये एक बड़ा निवेश था, लेकिन राघव अडिग था और अंदर ही अंदर वो भी समृद्धि के सपने देखती थी। आखिरकार वो मान गई। अप्रत्याशित रूप से फैक्ट्री एक जाल बन गई। देवांश का अपना फॉर्मूला था और वो किसी और के ब्रांड का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसने पहले ही उत्पाद का नाम बदलकर किंघे रखने का फैसला कर लिया था, जिसका अर्थ है स्पष्ट और सामंजस्यपूर्ण, बिना किसी नुकसान के ठंडक का प्रतीक। फैक्ट्री सफेदी की हुई दीवार से घिरी हुई थी और पेड़ों की छाया में थी। पीछे जंगल होने के कारण जगह में हरियाली का एहसास था। फैक्ट्री का क्षेत्रफल लगभग 3000 वर्ग मीटर था, स्थानीय मानकों के हिसाब से ठीक ठाक। बाहर से ये ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ये उदास था। सादे कपड़ों में मजदूर पेड़ों के नीचे आराम फरमाते या ताश खेलते हुए बैठे रहते थे। चारों ओर फेंके गए हर्बल अवशेषों के ढेर लगे थे और हवा में तीखी हर्बल खुशबू फैली हुई थी। मीरा अक्सर वहां आती थी। जैसे ही वो अंदर आई, किसी ने उसे पहचान लिया और अपने कार्ड एक तरफ फेंक दिए। मालिक की पत्नी आ गई है। भीड़ जल्दी से इकट्ठा हो गई, उसे घेर लिया और चिल्लाने लगी, मैडम, हमें हमारी तनख्वाह कब मिलेगी? 2 महीने हो गए। हमारे परिवार खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही दूर एक छोटे से दफ्तर की खिड़की पर एक आदमी और एक औरत ये नजारा देख रहे थे। वो आदमी, जो लगभग 30 साल का था, लंबा और आकर्षक था। अपनी उम्र में वो अपने आकर्षण के चरम पर था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव उसे मुक्का मारने से रोक नहीं पा रहा था। उसके बगल वाली औरत जवान थी, लगभग 27 या 28 साल की। वो मीरा जितनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसका फिगर ज्यादा भरा हुआ था, खासकर उसकी चौड़ी कमर। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। राघव, क्या ये ज्यादा नहीं हो रहा? उसने धीरे से पूछा। क्या ज्यादा है? कहते हैं शादी में 100 दिन की मोहलत मिलती है, लेकिन जैसे ही उसने मुझे तलाक दिया, तुम्हारी चचेरी बहन ने मुंह मोड़ लिया। वो एक बैंक अधिकारी है, फिर भी बैंक को हमें पूरी तरह से निचोड़ने देती है। ठीक है, हमारे पास कोई औपचारिक नौकरी नहीं है, बस ये जर्जर घर और ये फैक्ट्री है। उन्हें इसे नीलाम करने दो, उन्हें घर ले जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक क्या कर सकता है? आखिरकार वो उसके पीछे पड़ेंगे। और ये मजदूर, उन्हें भी उसके पीछे पड़ने दो, उसे महसूस करने दो कि पैसों के लिए सताया जाना कैसा होता है। क्या ये काव्यात्मक नहीं है? राघव मेनन ने कहा। उसका सुंदर चेहरा बेशर्मी से खुशी से तमतमा गया था। लेकिन महिला हिचकिचाई। वो मीरा की चचेरी बहन अंजलि नायर थी। कोई लेकिन नहीं, हम फैक्ट्री नहीं बचा सकते। इस तरह बैंक और मीरा को पता चल जाएगा कि हम कंगाल हैं। अगर उन्हें हमारे छिपाए हुए 50,000 रुपए के बारे में पता चल गया, तो हम वो भी गवा देंगे, राघव ने झट से कहा। अंजलि चुप हो गई। मैंने राघव को तलाक दे दिया है। इस फैक्ट्री का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें अपने पैसे चाहिए तो राघव और अंजलि के पास जाओ। तुम मुझे क्यों घेरे हुए हो? मीरा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मीरा, ये तो कड़ा रुख है। तुम उसकी पत्नी थी। अब राघव और अंजलि कह रहे हैं कि बैंक पैसे वापस मांग रहा है और वे पैसे नहीं दे सकते। तुम बैंक अधिकारी हो। अगर तुम बैंक के पैसे वापस नहीं करोगे तो कम से कम गांव वालों का पैसा वापस करने में मदद करो। ठीक है सब लोग, एक घमंडी औरत चिल्लाई। ठीक है, पैसे दो। भीड़ में गूंज उठा। वो कियांजन और चंदन जोशी ने मीरा की ओर सहानुभूति से देखते हुए भौहें चढ़ाई। देवांश का चेहरा पहले ही काला पड़ चुका था। एक साधक होने के नाते
उसकी इंद्रियां ज्यादातर लोगों से ज्यादा तेज थी। उसने महसूस किया कि राघव और अंजलि ऑफिस से देख रहे हैं। अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हुए उसने उनकी बातचीत के कुछ अंश समझ लिए। हालांकि अस्पष्ट, उसके तेज दिमाग ने सार को जोड़ दिया। बिल्कुल बेशर्म, देवांश ने गुस्से से सोचा। राघव ने न सिर्फ अपनी पत्नी को धोखा दिया था, बल्कि अब वो उसे बेरहम भी दिखा रहा था। देवांश उसे जहानवी लाल के पिता के खिलाफ साजिश रचने वालों से भी ज्यादा घिनौना समझ रहा था। मीरा उस अफेयर का जिक्र नहीं कर सकी। भीड़ का नेतृत्व कर रही महिला हनीता ज्वेरी थी, राघव की भाभी, जो गांव में अपनी बेशर्मी के लिए बदनाम थी। वो तलाक की असली वजह जानती थी। फिर भी मीरा का बचाव करने के बजाय उसने भीड़ को उकसाया। झुंझलाकर मीरा ने उसे एक तरफ धकेल दिया। हटो, राघव और अंजलि कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। तुम पर कर्ज है और अब तुम लोगों को मार रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हनीता चीखी, मीरा पर झपटी और उसके ब्लाउज को नोचने लगी। मीरा अचानक चौंक गई। उसके बटन टूट गए, जिससे उसकी छाती का एक हिस्सा दिखाई देने लगा। उसने अपने हैंडबैग से खुद को ढकने की कोशिश की। उसकी आंखें लाल हो गई। क्या छुपा रही हो? अगर पैसे नहीं दोगी तो सबको दिखा दो कि शहर की लड़कियां हम गांव वालों से ज्यादा गोरी होती हैं या नहीं। हनीता मीरा का बैग पकड़ते हुए चिल्लाई। भीड़ ने मजाक उड़ाया। देवांश कुलकर्णी को हनीता जावेरी के इतने आक्रामक होने की उम्मीद नहीं थी। शुरू में, क्योंकि वो एक महिला थी, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन उसे मीरा अयर के ब्लाउज का एक बटन तोड़ते और सबके सामने उसे अपमानित करने के लिए उसका हैंडबैग छीनने की कोशिश करते देखकर देवांश का गुस्सा भड़क उठा। वो आगे बढ़ा और उसके पेट पर लात मारी और चिल्लाया, बेशर्म औरत, पीछे हट। हालांकि देवांश ने अपनी ताकत पर काबू पा लिया, फिर भी लात जोरदार थी, गुस्से से प्रेरित। हनीता को उम्मीद नहीं थी कि कोई बाहरी व्यक्ति उसके घरेलू मैदान पर उस पर वार करेगा। वो कई कदम पीछे हटी और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। फैक्ट्री यार्ड में सन्नाटा छा गया। सब देवांश को घूर रहे थे। मीरा, चंदन जोशी और वू कियांजन भी दंग रह गए। उन्होंने केवल देवांश का शांत, परिपक्व पक्ष देखा था। कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना उग्र हो सकता है। लेकिन शुरुआती झटके के बाद चंदन और वू को पसीना आने लगा। ये एक ग्रामीण इलाका था। यहां किसी को मारना जल्दी ही बढ़ सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, हनीता जमीन पर गिरकर रोने लगी, मानो भीड़ ने उस पर हमला कर दिया हो। ज्यादातर फैक्ट्री मजदूर उसके गांव के ही थे। वे जानते थे कि वो कोई संत नहीं है, लेकिन उसे किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा मारा हुआ देखकर उनकी भावनाएं भड़क उठीं। कुछ लोग देवांश की ओर दौड़े। अरे अरे, वो तो बस एक छात्र है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। चंदन और वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। मीरा डरकर प्रवेश द्वार की ओर वापस चली गई थी, लेकिन फिर वो चीखी और देवांश को बचाने के लिए आगे बढ़ी। तब तक लात मारने के बाद देवांश आगे बढ़ चुका था। भीड़ की प्रतिक्रिया बहुत देर से आई। कुछ लोगों ने उस पर मुक्के और पैर चलाने शुरू कर दिए थे। देवांश नाराज तो था, लेकिन संयमित भी। ये आम ग्रामीण थे जो भावुक होकर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उसने पूरी ताकत से जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो एक तरफ हट गया और अपने कंधे से आगे की ओर धक्का देते हुए अपना हाथ क्षैतिज रूप से घुमाया। आगे खड़े दोनों आदमियों ने अपनी छाती पर एक जोरदार जोर का झटका महसूस किया। एक का संतुलन बिगड़ गया और वो लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा, जिससे उसके पीछे कई और गिर गए। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। खासकर चंदन, वू और मीरा मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस युवक को वे जानते थे वो इस तरह लड़ सकता है। मीरा को अभी भी नंगी देखकर देवांश ने जल्दी से उसका हैंडबैग पकड़ा और उसे उसकी छाती से लगा दिया। मीरा बहन, चिंता मत करो, मैं यहां हूं।
तभी मीरा को एहसास हुआ कि उसने घबराहट में खुद को नहीं ढका था। वो शर्मा गई और सिर हिलाया। उसे देवांश पर गहरी सुरक्षा और विश्वास का एहसास हुआ, मानो उसके साथ होने पर आसमान भी उसे हिला नहीं सकता। देवांश हनीता की ओर मुड़ा, जो अभी भी जमीन पर बैठी थी। उसने उसे आते देखा और घबरा गई। क्या क्या चाहिए? थप्पड़, थप्पड़। देवांश थोड़ा झुका और उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए। मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, लोगों के व्यवहार की भी एक सीमा होती है। वो खड़ा हुआ और भीड़ पर नजर दौड़ाई। कुछ लोग बेचैन लग रहे थे, जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आजमा कर देखो, देखो मैं तुम सबको अकेले संभाल नहीं सकता। वो नीचे झुका और पास पड़ी एक झाड़ू उठा ली। मालगुडी जिले में झाड़ू के हैंडल आमतौर पर लकड़ी या बांस के बने होते हैं, लगभग एक बच्चे की भात जितने मोटे। देवांश ने जो झाड़ू उठाई थी वो लकड़ी की थी। उसे झाड़ू पकड़ते देख भीड़ ने मान लिया कि वो लड़ने की तैयारी कर रहा है। कुछ लोगों ने इधर उधर हथियार ढूंढे। चंदन और वो डर गए और चिल्लाए, देवांश शांत हो जाओ। सब लोग, कृपया ऐसा नहीं, ये पागलपन था। चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक युवक भीड़ से कैसे लड़ सकता है? अगर हथियार लग गए तो कोई गंभीर रूप से घायल हो सकता है। उनकी नजर में देवांश ही घायल होगा। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, उन्हें एक तेज दरार सुनाई दी। देवांश ने झाड़ू का मोटा डंडा अपने नंगे हाथों से तोड़ दिया था, जैसे कोई टहनी तोड़ रहा हो। चंदन और वू के मुंह से शब्द निकल गए, उनके गले में ही अटक गए। जो गांव वाले हथियार ढूंढ रहे थे, उन्हें अचानक अपनी बाहों में ठंडक महसूस हुई। जो 2 आदमी पहले धक्का खाकर गिरे थे, अब कांप रहे थे, डर और राहत से भरे हुए। वे मूर्ख नहीं थे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर देवांश ने पूरी ताकत लगाई होती तो वे सिर्फ लड़खड़ाते नहीं, अपनी पसलियां तोड़ते। अब किसी को भी देवांश की पहले की बातें घमंडी नहीं लगी। सच्चाई साफ थी, अगर वो लड़ना चाहता तो उनके पास कोई मौका नहीं होता। हनीता, जो रो रही थी और चीख रही थी, अचानक चुप हो गई। उसने इधर उधर देखा, किसी की नजर न लगे तो वहां से खिसकने की कोशिश की। उसके जैसे लोग हमेशा कमजोरों को धमकाते हैं और ताकतवरों से डरते हैं। देवांश की ताकत और दृढ़ संकल्प देखकर वो फिर से थप्पड़ खाने से पहले भाग जाना चाहती थी। बस यही रुको, देवांश ने आवाज लगाई। तुम्हें अपनी तनख्वाह चाहिए थी, है ना? चलो इसे ठीक से निपटा लेते हैं। तुम कहां जा रही हो? मैं अपना हिस्सा भूल जाऊंगी। हम सब यहां एक परिवार हैं, सब एक परिवार। हनीता ज्वेरी हकलाते हुए बोली। उसके पैर कांप रहे थे जब देवांश कुलकर्णी ने उसे वापस बुलाया। देवांश ने मीरा अय्यर की ओर उलझन भरी नजरों से देखा। वो राघव मेनन की भाभी है। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। देवांश, जो मीरा के साथ पहले ही घुल मिल चुका था, उसका गुस्सा भड़क उठा। यहां तक कि चंदन जोशी और वू कियांजन, जो मीरा के ज्यादा करीब नहीं थे, भी गुस्से में थे। राघव का परिवार वाकई बेशर्म था। मीरा के साथ इतना कुछ करने के बाद उसकी भाभी ने उससे वेतन मांगने की हिम्मत दिखाई। थप्पड़, थप्पड़। देवांश आगे बढ़ा, हनीता का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। अविश्वसनीय, मीरा और राघव के बीच क्या हुआ ये शायद दूसरों को पता न हो, लेकिन तुम्हें तो पता है। तुम उसकी भाभी हो और फिर भी तुम उससे पैसे मांगने यहां आते हो। क्या तुम्हारा ज़मीर भी है? देवांश ने उसे फिर से थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया। उसकी बातें सुनकर भीड़ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने हनीता को शक की निगाह से देखा। इससे पहले हनीता और राघव ने अफवाह फैलाई थी कि मीरा ने किसी और से शादी कर ली है और उन्हें छोड़ दिया है। उसने राघव को तलाक दे दिया और बैंक में अपने पद का इस्तेमाल करके उन पर कर्ज लेने का दबाव बनाया। मीरा के पास कोई और था या नहीं, ये बात मजदूरों को पता नहीं थी,
लेकिन बैंक द्वारा पैसे की मांग और फैक्ट्री का बंद होना सच था। और आम लोगों के लिए मीरा का बैंक अधिकारी होना ही जिम्मेदारी थी। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वो सीमित अधिकारों वाली सिर्फ एक उपशाखा प्रबंधक थी, और तलाक के बाद उसके पास राघव का बचाव करने का कोई कारण नहीं था। अब हनीता देवांश की गंभीरता से अभिभूत थी और जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मीरा ने देवांश को अपने बचाव में खड़ा होते देखा तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वहीं रुको, एक कदम भी आगे बढ़ो और मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं करूंगा। देवांश ने ठंडे स्वर में उसका कॉलर छोड़ते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। हनीता ने जल्दी से अपना चेहरा ढकते हुए कहा। संतुष्ट होकर देवांश फैक्ट्री ऑफिस की ओर मुड़ा और चिल्लाया, राघव मेनन, अंजलि नायर, क्या तुमने बहुत कुछ देख लिया है? अगर देख लिया है तो बाहर आओ और अपनी सफाई दो। राघव और अंजलि सब कुछ देख रहे थे। देवांश इस भयंकर देवता को उन पर चिल्लाते देखकर अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। अब हम क्या करें? क्या वो मुझे भी मारेगा? डरने की क्या बात है? ये बारामुरा पंचायत है, जिला कस्बा नहीं। मैंने अपने सहपाठी को फोन कर दिया है, वो जल्द ही आ जाएगा। राघव ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। राघव का सहपाठी बारामुरा चौकी में पुलिस अधिकारी था और उसका बचपन का दोस्त भी। राघव अक्सर फैक्ट्री के पैसों से उसे ड्रिंक्स और डिनर पर ले जाता था। हालांकि ग्रामीण पुलिस शहरी पुलिस जितनी कमाई नहीं करती थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनका दबदबा ज्यादा था। उच्च अधिकारियों की पहुंच से दूर वे कम संयमित और ज्यादा डरपोक थे। राघव के आश्वासन से अंजलि को थोड़ी राहत मिली। क्या अब हमें बाहर जाना चाहिए? जरूर। अगर हम नहीं गए तो ऐसा लगेगा कि हम कुछ छिपा रहे हैं, राघव ने आगे बढ़ते हुए कहा। राघव के पास आते ही देवांश ने उसे साफ देखा। लंबा, सुंदर और अच्छे कपड़े पहने हुए, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ। उसने अंदाजा लगाया कि मीरा एक बार उसके रूप रंग से धोखा खा गई होगी। मीरा, तुमने नहीं कहा था कि कोई हमारी फैक्ट्री खरीदने आ रहा है? ये सब क्या है? राघव ने अपनी भाभी की ओर इशारा करते हुए और दोष मढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, क्या तुमने मुझ पर जो मुसीबतें डाली वो काफी नहीं है? अब तुम्हारी ननद मुझसे मजदूरी मांग रही है। मीरा ने तीखी आवाज में कहा, क्या मुसीबत? तुम भी तो उस फैक्ट्री का हिस्सा थे। अब जब हमारा तलाक हो गया है तो तुम यूं ही चले जाओगे और मुझे कर्ज देकर जाओगे? ये ठीक नहीं है, राघव ने पलटवार किया। तुम बकवास। तुमने और अंजलि ने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। मैंने 1 रुपया भी नहीं देखा, और अब जब तुम कंगाल हो गए हो तो मैं अभी भी गारंटर हूं। मुझे तुम्हारी मुसीबतें साफ करनी होंगी। मीरा गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूं। राघव ने बेशर्मी से कहा। तुम? मीरा गुस्से से अवाक रह गई। देवांश ने धीरे से उसका कंधा थपथपाया। मीरा बहन, ऐसे किसी पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो। फिर वो आगे बढ़ा और राघव का हाथ पकड़कर जोर से झटका। झप! राघव का हाथ उखड़ गया और वो चिल्लाते हुए लटक गया। देवांश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दूसरा हाथ पकड़ लिया, जिससे वो भी उखड़ गया। भीड़ में हड़कंप मच गया। चंदन और वू के भी पसीने छूट गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि देवांश इतना निर्दयी हो सकता है। वो हमेशा एक शांत, पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का लगता था। बहुत हो गया चिल्लाना, ऐसे ही चिल्लाते रहो, अगली बार मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, देवांश ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। राघव को तड़पते हुए आखिरकार एहसास हुआ कि देवांश कितना खतरनाक है, और वो चुप हो गया। उसने अपने पुलिस दोस्त को अभी तक न आने के लिए कोसा। राघव की आंखों में डर देखकर देवांश ने शांति से दोनों हाथ फिर से जोड़ दिए। झप झप!
हालांकि अभी 18 साल का नहीं हुआ था। देवांश जानता था कि उसे स्थायी चोट पहुंचाने से कानूनी मुसीबत हो सकती है। एक सबक ही काफी था। उसे अपंग बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे सवालों का ठीक से जवाब दो। अगली बार मैं कुछ भी ठीक नहीं करूंगा और अगली बारी तुम्हारी टांगों की हो सकती है, देवांश ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा। भीड़ सिहर उठी। उनकी अपनी कोहनियां सहानुभूति में दुख रही थी। ठीक है, तुम जीत गए। मैं ही था। मैंने अपनी भाभी से मीरा से मजदूरी मांगने को कहा था। राघव पूरी तरह डरा हुआ बुदबुदाया। कभी कभी जिंदा रहने का मतलब होता है ये जानना कि कब पीछे हटना है। यहां क्या हो रहा है? फैक्ट्री में लोगों को कौन मार रहा है? क्या कोई कानून नहीं बचा है? प्रवेश द्वार से एक ऊंची आवाज आई। भीड़ सिहर उठी। उनकी अपनी कोहनियां सहानुभूति में दुख रही थी। ठीक है, तुम जीत गए। मैं ही था। मैंने अपनी भाभी से मीरा से मजदूरी मांगने को कहा था। राघव पूरी तरह डरा हुआ बुदबुदाया। कभी कभी जिंदा रहने का मतलब होता है ये जानना कि कब पीछे हटना है। यहां क्या हो रहा है? फैक्ट्री में लोगों को कौन मार रहा है? क्या कोई कानून नहीं बचा है? प्रवेश द्वार से एक ऊंची आवाज आई। गेट पर चीख पुकार सुनकर राघव मेनन और हनीता जावेरी को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई दिव्य संगीत सुन लिया हो। उनकी आत्मा तुरंत प्रसन्न हो गई। वही था, इस बदमाश ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और थप्पड़ मारा। हनीता देवांश कुलकर्णी की ओर इशारा करते हुए चीखी। इंस्पेक्टर घोष, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। उसने मुझ पर हमला किया। मेरे दोनों हाथ उखड़ गए। राघव ने नाटकीय ढंग से हाथ ऊपर उठाते हुए चिल्लाया। 2 आदमी फैक्ट्री में घुसे थे। एक हट्टा कट्टा, पेट भरा हुआ, औपचारिक पुलिस वर्दी पहने, टोपी टेढ़ी और हाथ में डंडा लिए। उसका चेहरा सख्त था। वही गेट पर चिल्ला रहा था। और राघव का पुराना सहपाठी भी। दूसरा एक मोटा सहायक कांस्टेबल था जो चलते हुए जोर जोर से हाफ रहा था। कोई भी सोचे बिना नहीं रह सकता था कि जरूरत पड़ने पर वो किसी अपराधी का पीछा कैसे करेगा। उसके हाथ में भी डंडा था। इंस्पेक्टर घोष ने राघव की तरफ देखा जो दावा कर रहा था कि उसके हाथ उखड़ गए हैं और वो उन्हें ऊपर उठा रहा था। वो मन ही मन कोस रहा था, बेवकूफ, अगर तुम्हारे हाथ उखड़ गए थे तो तुम उन्हें ऐसे कैसे उठा रहे हो? क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? घोष नाराज होते हुए भी आगे बढ़ा और देवांश की ओर डंडा तान दिया। अरे बदमाश, लोगों पर हमला कर रहा है, मेरे साथ थाने चल। उसके पीछे खड़े सहायक सिपाही ने हथकड़ियां निकाल दी। देवांश ने भौहें सिकोड़ी और चंदन जोशी की तरफ देखा। चंदन हमेशा की तरह तेज एक तरफ हट गया और एल्डर ज्वेरी को फोन करने लगा। एल्डर ज्वेरी को भी देवांश सम्मान से बुलाता था। फिर भी इस गांव के सिपाही ने बिना कुछ कहे उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत की। सचमुच अपमानजनक। तुम्हारी किस आंख ने मुझे किसी को मारते देखा? तुम बिना पूछे ही मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। मुंह तोड़ रहे हो क्या? ये बारामुरा पंचायत है, मैं यहां गिरफ्तारियां करता हूं। घोष भौंका और अपना डंडा देवांश के पेट पर मारा। राघव और हनीता ने खुशी से एक दूसरे को देखा। छोटे शहरों में पुलिस वालों से अक्सर डर लगता है। ज्यादातर स्थानीय लोग मानते हैं कि कोई भी पुलिस वाले पर वार करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने मान लिया था कि देवांश भी कोई अपवाद नहीं होगा, लेकिन वे गलत थे। देवांश, जो आमतौर पर शांत और विनम्र स्वभाव का था, अपनी हद पार कर चुका था। राघव और हनीता के प्रति उसकी घृणा चरम पर थी। और अब एक भ्रष्ट अधिकारी, जो स्पष्ट रूप से राघव का सहयोगी था, को बिना वजह डंडा मारते देखकर उसके पास विनम्र होने का कोई कारण नहीं था। बस देवांश डंडे पर लात मारते हुए चिल्लाया। धप, डंडा उसके पेट तक नहीं पहुंचा, बल्कि वो वापस आकर इंस्पेक्टर घोष के पेट पर लगा। वो दर्द से कराह उठा
उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। सहायक कांस्टेबल ने घोष को गिरते देखा, अपना डंडा पकड़ा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब देवांश की ठंडी निगाहें उस पर पड़ी तो वो स्तब्ध रह गया। तुम्हें इसका पछतावा होगा, जरा रुको। कांस्टेबल हकलाते हुए पीछे हट गया। फिर अपने कद के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से तेज वो मुड़ा और भागा, जैसे कोई खरगोश किसी शिकारी से भाग रहा हो। एक अफसर गिरा, एक भागा। भीड़ ने एक दूसरे को स्तब्ध दृष्टि से देखा। राघव, हनीता और अंजलि नायर सचमुच डर गए थे। ये लड़का निडर था, वो किसी को भी मार सकता था, पुलिस को भी। क्या तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मेरे दोस्त ने पहले ही मदद के लिए बुला लिया है। पुलिस जल्द ही यहां आ जाएगी। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। राघव हकलाया और देवांश उसकी ओर मुड़ा। क्रैक! देवांश ने राघव का हाथ फिर से उखाड़ दिया। आह! राघव चीखा। क्रैक! देवांश ने उसे वापस अपनी जगह पर कर दिया। आह! राघव फिर चिल्लाया। इंस्पेक्टर घोष अभी भी उकड़ू बैठे थे, अपना दर्द भूल गए और उस दृश्य को घूरते रहे। उनके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। तो राघव झूठ नहीं बोल रहा था, उसका हाथ सचमुच उखड़ गया था। फैक्ट्री के मजदूरों को राघव पर तरस आने लगा, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। देवांश की हरकतें इतनी सटीक थी, मानो किसी प्रशिक्षित हड्डी जोड़ने वाले को देख रहा हो। किसी को नहीं पता था कि उसने पहले क्या किया है, लेकिन यह कोई सामान्य हड्डी जोड़ने का काम नहीं था। अब ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे पास अभी भी कितने पैसे हैं? देवांश ने शांति से पूछा। देवांश, शायद हमें आज ही निकल जाना चाहिए। हम अधिग्रहण के बारे में बाद में बात कर सकते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। उसे डर था कि कहीं देवांश मुसीबत में न पड़ जाए। सहायक कांस्टेबल के चले जाने से और पुलिस जरूर आ जाएगी। बाहरी होने के कारण उन्हें नुकसान होगा। मीरा की चिंता देखकर राघव की आंखें चमक उठीं। उसने राहत की सांस ली। वो सचमुच देवांश से डरता था, हड्डी तोड़ने वाले उस्ताद से। कोई बात नहीं मीरा बहन, देवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसे मुस्कुराते हुए और फिर भी अपने लिए खड़ा देखकर। मीरा के आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। वो और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन देवांश ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। चिंता मत करो। मीरा ने अपनी बात निगल ली। उस पल उसके सामने खड़ा युवक पहले से कहीं ज्यादा लंबा लग रहा था। उसने पाया कि वो उस पर पूरी तरह भरोसा कर रही है। राघव की राहत गायब हो गई। देवांश फिर उसकी ओर मुड़ा। मेरे पास कोई नहीं है, राघव हकलाया। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे फिर से करूं? देवांश ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे पास अभी भी पैसे हैं, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए, राघव ने अचानक कहा। जैसे ही राघव मेनन ने स्वीकार किया कि उनके पास अभी भी पैसे हैं, भीड़ भड़क उठी। अविश्वसनीय है राघव, तुम्हारे पास पैसे हैं और फिर भी तुम हमारी मेहनत का पैसा नहीं देते, और तुम हमें अपनी पूर्व पत्नी से पूछने को कहते हो। ये तो घिनौना है। बिल्कुल, हम भी एक ही गांव से हैं। ग्रामीण इलाकों में मासिक मजदूरी मामूली होती है, बस कुछ 1,000 रुपए। फैक्ट्री छोटी थी जिसमें मुट्ठी भर मजदूर थे। 10,000 रुपए सबको देने के लिए काफी होते। शोरगुल देखकर देवांश कुलकर्णी ने हाथ उठाया। अपनी कम उम्र के बावजूद उनके हाव भाव में दम था। भीड़ चुप हो गई। सिर्फ 10,000 रुपए? लगता है अब मुझे तुम्हारे पैरों पर काम करना होगा, देवांश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मुझे गलत याद आया। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, राघव घबराकर बोल पड़ा। भीड़ ने शक भरी निगाहों से देखा। उन्हें शक था कि वो दबाव में आकर ये बात कह रहा है। यहां कौन उपद्रव मचा रहा है? कौन सा बदमाश
हमारी बारामुरा पंचायत में अराजकता फैलाने की हिम्मत करता है। एक तेज आवाज गूंजी जैसे ही 10 से ज्यादा लोग अंदर आए। कुछ पुलिस की वर्दी में, कुछ सादे कपड़ों में। उनमें वो मोटा ताजा सहायक सिपाही भी था जो पहले भाग गया था। भीड़ सिहर उठी। उनकी अपनी कोहनियां सहानुभूति में दुख रही थी। ठीक है, तुम जीत गए। मैं ही था। मैंने अपनी भाभी से मीरा से मजदूरी मांगने को कहा था। राघव पूरी तरह डरा हुआ बुदबुदाया। कभी कभी जिंदा रहने का मतलब होता है ये जानना कि कब पीछे हटना है। यहां क्या हो रहा है? फैक्ट्री में लोगों को कौन मार रहा है? क्या कोई कानून नहीं बचा है? प्रवेश द्वार से एक ऊंची आवाज आई। गेट पर चीख पुकार सुनकर राघव मेनन और हनीता जावेरी को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई दिव्य संगीत सुन लिया हो। उनकी आत्मा तुरंत प्रसन्न हो गई। वही था, इस बदमाश ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और थप्पड़ मारा। हनीता देवांश कुलकर्णी की ओर इशारा करते हुए चीखी, इंस्पेक्टर घोष, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। उसने मुझ पर हमला किया। मेरे दोनों हाथ उखड़ गए। राघव ने नाटकीय ढंग से हाथ ऊपर उठाते हुए चिल्लाया। 2 आदमी फैक्ट्री में घुसे थे। एक हटा कट्टा, पेट भरा हुआ, औपचारिक पुलिस वर्दी पहने, टोपी टेढ़ी और हाथ में डंडा लिए। उसका चेहरा सख्त था। वही गेट पर चिल्ला रहा था। और राघव का पुराना सहपाठी भी। दूसरा एक मोटा सहायक कांस्टेबल था जो चलते हुए जोर जोर से हाफ रहा था। कोई भी सोचे बिना नहीं रह सकता था कि जरूरत पड़ने पर वो किसी अपराधी का पीछा कैसे करेगा। उसके हाथ में भी डंडा था। इंस्पेक्टर घोष ने राघव की तरफ देखा जो दावा कर रहा था कि उसके हाथ उखड़ गए हैं और वो उन्हें ऊपर उठा रहा था। वो मन ही मन कोस रहा था, बेवकूफ, अगर तुम्हारे हाथ उखड़ गए थे तो तुम उन्हें ऐसे कैसे उठा रहे हो? क्या तुम मुझे अंधा समझते हो? घोष नाराज होते हुए भी आगे बढ़ा और देवांश की ओर डंडा तान दिया। अरे बदमाश, लोगों पर हमला कर रहा है, मेरे साथ थाने चल। उसके पीछे खड़े सहायक सिपाही ने हथकड़ियां निकाल दी। देवांश ने भौहें सिकोड़ी और चंदन जोशी की तरफ देखा। चंदन हमेशा की तरह तेज एक तरफ हट गया और एल्डर ज्वेरी को फोन करने लगा। एल्डर ज्वेरी को भी देवांश सम्मान से बुलाता था। फिर भी इस गांव के सिपाही ने बिना कुछ कहे उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत की। सचमुच अपमानजनक। तुम्हारी किस आंख ने मुझे किसी को मारते देखा? तुम बिना पूछे ही मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। मुंह तोड़ रहे हो क्या? ये बारामुरा पंचायत है, मैं यहां गिरफ्तारियां करता हूं। घोष भौंका और अपना डंडा देवांश के पेट पर मारा। राघव और हनीता ने खुशी से एक दूसरे को देखा। छोटे शहरों में पुलिस वालों से अक्सर डर लगता है। ज्यादातर स्थानीय लोग मानते हैं कि कोई भी पुलिस वाले पर वार करने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने मान लिया था कि देवांश भी कोई अपवाद नहीं होगा, लेकिन वे गलत थे। देवांश, जो आमतौर पर शांत और विनम्र स्वभाव का था, अपनी हद पार कर चुका था। राघव और हनीता के प्रति उसकी घृणा चरम पर थी। और अब एक भ्रष्ट अधिकारी जो स्पष्ट रूप से राघव का सहयोगी था, को बिना वजह डंडा मारते देखकर उसके पास विनम्र होने का कोई कारण नहीं था। बस देवांश डंडे पर लात मारते हुए चिल्लाया। धप, डंडा उसके पेट तक नहीं पहुंचा, बल्कि वो वापस आकर इंस्पेक्टर घोष के पेट पर लगा। वो दर्द से कराह उठा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। सहायक कांस्टेबल ने घोष को गिरते देखा, अपना डंडा पकड़ा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब देवांश की ठंडी निगाहें उस पर पड़ी तो वो स्तब्ध रह गया। तुम्हें इसका पछतावा होगा। जरा रुको। कांस्टेबल हकलाते हुए पीछे हट गया। फिर अपने कद के हिसाब से आश्चर्यजनक रूप से तेज वो मुड़ा और भागा, जैसे कोई खरगोश किसी शिकारी से भाग रहा हो। एक अफसर गिरा, एक भागा। भीड़ ने एक दूसरे को स्तब्ध दृष्टि से देखा। राघव, हनीता
और अंजलि नायर सचमुच डर गए थे। ये लड़का निडर था, वो किसी को भी मार सकता था, पुलिस को भी। क्या तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरे दोस्त ने पहले ही मदद के लिए बुला लिया है, पुलिस जल्द ही यहां आ जाएगी। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो। राघव हकलाया और देवांश उसकी ओर मुड़ा। क्रैक। देवांश ने राघव का हाथ फिर से उखाड़ दिया। आह! राघव चीखा। क्रैक। देवांश ने उसे वापस अपनी जगह पर कर दिया। आह! राघव फिर चिल्लाया। इंस्पेक्टर घोष अभी भी उकड़ू बैठे थे, अपना दर्द भूल गए और उस दृश्य को घूरते रहे। उनके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। तो राघव झूठ नहीं बोल रहा था, उसका हाथ सचमुच उखड़ गया था। फैक्ट्री के मजदूरों को राघव पर तरस आने लगा, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। देवांश की हरकतें इतनी सटीक थी, मानो किसी प्रशिक्षित हड्डी जोड़ने वाले को देख रहा हो। किसी को नहीं पता था कि उसने पहले क्या किया है, लेकिन यह कोई सामान्य हड्डी जोड़ने का काम नहीं था। अब ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे पास अभी भी कितने पैसे हैं? देवांश ने शांति से पूछा। देवांश, शायद हमें आज ही निकल जाना चाहिए, हम अधिग्रहण के बारे में बाद में बात कर सकते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। उसे डर था कि कहीं देवांश मुसीबत में न पड़ जाए। सहायक कांस्टेबल के चले जाने से और पुलिस जरूर आ जाएगी, बाहरी होने के कारण उन्हें नुकसान होगा। मीरा की चिंता देखकर राघव की आंखें चमक उठीं। उसने राहत की सांस ली। वो सचमुच देवांश से डरता था, हड्डी तोड़ने वाले उस्ताद से। कोई बात नहीं मीरा बहन, देवांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसे मुस्कुराते हुए और फिर भी अपने लिए खड़ा देखकर। मीरा के आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। वो और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन देवांश ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, चिंता मत करो। मीरा ने अपनी बात निगल ली। उस पल उसके सामने खड़ा युवक पहले से कहीं ज्यादा लंबा लग रहा था। उसने पाया कि वो उस पर पूरी तरह भरोसा कर रही है। राघव की राहत गायब हो गई। देवांश फिर उसकी ओर मुड़ा। मेरे पास कोई नहीं है, राघव हकलाया। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे फिर से करूं? देवांश ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे पास अभी भी पैसे हैं, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए, राघव ने अचानक कहा। जैसे ही राघव मेनन ने स्वीकार किया कि उनके पास अभी भी पैसे हैं, भीड़ भड़क उठी। अविश्वसनीय है राघव, तुम्हारे पास पैसे हैं और फिर भी तुम हमारी मेहनत का पैसा नहीं देते, और तुम हमें अपनी पूर्व पत्नी से पूछने को कहते हो। ये तो घिनौना है। बिल्कुल, हम भी एक ही गांव से हैं। ग्रामीण इलाकों में मासिक मजदूरी मामूली होती है, बस कुछ 1,000 रुपए। फैक्ट्री छोटी थी, जिसमें मुट्ठी भर मजदूर थे। 10,000 रुपए सबको देने के लिए काफी होते। शोरगुल देखकर देवांश कुलकर्णी ने हाथ उठाया। अपनी कम उम्र के बावजूद उनके हाव भाव में दम था। भीड़ चुप हो गई। सिर्फ 10,000 रुपए? लगता है अब मुझे तुम्हारे पैरों पर काम करना होगा, देवांश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मुझे गलत याद आया। 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, राघव घबराकर बोल पड़ा। भीड़ ने शक भरी निगाहों से देखा। उन्हें शक था कि वो दबाव में आकर ये बात कह रहा है। यहां कौन उपद्रव मचा रहा है? कौन सा बदमाश हमारी बारामुरा पंचायत में अराजकता फैलाने की हिम्मत करता है? एक तेज आवाज गूंजी। जैसे ही 10 से ज्यादा लोग अंदर आए, कुछ पुलिस की वर्दी में, कुछ सादे कपड़ों में। उनमें वो मोटा ताजा सहायक सिपाही भी था जो पहले भाग गया था। चिल्लाने वाला आदमी 40 साल का था और पुलिस की वर्दी पहने हुए था। मेयर मिश्रा, चीफ वर्मा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये वही है, इसने मुझे मारा। राघव बच्चों की तरह रोते हुए आगे बढ़ा। पहले हुई हाथापाई ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। हाँ,
मेयर मिश्रा, चीफ वर्मा, उस आदमी को गिरफ्तार करो। उसने गिरफ्तारी का विरोध किया और एक पुलिस अधिकारी पर हमला किया। उसने मेरे सामने ही राघव का हाथ तोड़ दिया। इंस्पेक्टर घोष, जो अब होश में थे, उत्सुकता से आगे बढ़े। मेयर मिश्रा, एक मध्यम आयु वर्ग के प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, भौहें चढ़ा रहे थे। उन्हें मूर्खों जैसा व्यवहार पसंद नहीं आया। राघव का हाथ बिल्कुल ठीक लग रहा था। भारत में ग्रामीण पुलिस स्टेशन जिला पुलिस की शाखाएं हैं और जिले के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, स्थानीय पंचायत के नहीं। वे व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन पंचायत द्वारा सीधे नियंत्रित नहीं होते। इसलिए हालांकि मेयर मिश्रा बारामूला की देखरेख करते थे, लेकिन पुलिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। दरअसल उन्हें अक्सर काम करवाने के लिए चीफ वर्मा से विनम्रता से बात करनी पड़ती थी। घोष के सरासर झूठ से नाराज होने के बावजूद मेयर मिश्रा ने तुरंत उन पर कोई हमला नहीं बोला। चीफ वर्मा अपने माथतों के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थे। मन ही मन धिक्कारते हुए बोले, बेवकूफ, क्या तुम यहां मेयर को नहीं देख सकते? बकवास क्यों कर रहे हो? फिर भी वे एक ही पक्ष में थे। अपनी हताशा के बावजूद चीफ वर्मा ने घोष को सार्वजनिक रूप से फटकार नहीं लगाई। छोटे शहरों में अधिकारियों के बीच, खासकर पुलिस जैसी अर्धसैन्य भूमिकाओं में, वफादारी बहुत मजबूत होती है। वे एक साथ रहते हैं। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हारी नजर में कोई कानून नहीं है? चीफ वर्मा ने घोष को घूरा, फिर देवांश और बाकियों की ओर मुड़े। घोष इस फटकार से भ्रमित होकर सोच रहे थे कि उन्होंने क्या गलत कहा। धिक्कार है, उस लड़के ने राघव का हाथ फिर से ठीक कर दिया था। घोष को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे खून की खांसी होने लगी। आप अध्यक्ष मीरा हैं। चीफ वर्मा ने आखिरकार मीरा अय्यर को पहचान लिया। चूंकि हर्बल चाय की फैक्ट्री बारामूला में स्थित थी, मीरा, उसकी मालकिन और जिले के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बैंक की उपशाखा प्रबंधक स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करती थी। उनकी भागीदारी से अक्सर फैक्ट्री की प्रतिष्ठा बढ़ती थी। तो ये अध्यक्ष मीरा है। मेयर मिश्रा ने भी उन्हें पहचान लिया और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। नेता छोटे शहरों के अधिकारियों की तुलना में परिस्थितियों को अलग नजरिए से देखते हैं। मीरा को देखकर मेयर मिश्रा और चीफ वर्मा दोनों ने अपनी बात नरम कर ली। अध्यक्ष मीरा, क्या हो रहा है? ग्रामीण पंचायत में फैक्ट्री चलाना मुश्किल है। बैंक हाल ही में कर्ज वसूलने क्यों आया? उसे लगभग बंद ही करने वाला था, और अब आप और लोगों के साथ यहां हैं। मेयर मिश्रा ने हाथ मिलाने के बाद पूछा, ये औरत हमारी फैक्ट्री बंद करने आई थी। ये हमें बेरोजगार करके जा रही है। इसने तो हमें पीटने के लिए भी लोगों को बुला लिया। मेयर मिश्रा, चीफ वर्मा, मेरा चेहरा देखो। इनके लोगों ने मुझे मारा। अधिकारियों के आने से उत्साहित हनीता ज्वेरी ने मीरा और देवांश की ओर इशारा करते हुए अपना तीखा हमला फिर से शुरू कर दिया। मेयर मिश्रा और चीफ वर्मा ने पहले हनीता पर ध्यान नहीं दिया था। अब उसका सूजा हुआ चेहरा देखकर और फैक्ट्री के संभावित बंद होने की बात याद करके उनके चेहरे पर कड़वाहट आ गई। राघव हमेशा उनके साथ उदार रहा था। मीरा, एक बाहरी व्यक्ति, मदद करने को तैयार नहीं लग रही थी। प्रेसिडेंट मीरा, आप यहां क्या कर रही हैं? चीफ वर्मा ने नाराज होकर पूछा। वो क्या कर सकती है? वो तो बस एक बेवफा, कृतघ्न औरत है। हनीता ने तीखे और कड़वे शब्दों में कहा। देवांश की आंखें सिकुड़ गई। उसकी नजर हनीता पर टिक गई। तुम क्या घूर रही हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेयर मिश्रा और चीफ वर्मा के सामने फिर से मारोगी? जाओ, मुझे मारो। हनीता ने सीना फुलाते हुए और देवांश की ओर इशारा करते हुए ताना मारा। अधिकारियों ने भी भौहें चढ़ाई। जमीनी स्तर के नेता होने के नाते उन्हें कर्कश महिलाओं से निपटना पसंद नहीं था। तुम्हें लगता है कि मेरी हिम्मत नहीं होगी? देवांश आगे बढ़ा, हनीता का कॉलर पकड़ा और उसे 2 थप्पड़ मारे। अरे, क्या कोई कानून नहीं बचा? मेयर मिश्रा, चीफ वर्मा,
उसने मुझे फिर मारा। थप्पड़ से स्तब्ध हनीता चीख पड़ी। अगर देवांश ने उसका कॉलर न पकड़ा होता तो वो जमीन पर गिर पड़ती। तुम इसी लायक हो, तुम जिस तरह से बोल रही हो उसके लिए। देवांश ने उसे 2 और थप्पड़ मारे, फिर अधिकारियों की ओर मुड़कर शांति से कहा, तुमने उसकी बात सुनी, उसने मुझे मारने के लिए कहा था। जैसे ही देवांश कुलकर्णी ने बात की, मेयर मिश्रा और चीफ वर्मा अचानक ध्यान से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर उलझन और बेचैनी छा गई। इससे पहले जब मोटा ताजा सहायक कांस्टेबल मदद के लिए पंचायत कार्यालय गया था तो उसने साफ साफ नहीं बताया था कि किसने किसे मारा है। इसलिए जब अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि अपराधी चंदन जोशी और वू कियांजन है, और देवांश को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जो अब भी एक हाई स्कूल का छात्र लग रहा था। लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया था। जिस किशोर को उन्होंने नजरअंदाज किया था उसी ने किसी को मारा था, और उसने ये सब उनके सामने ही किया था। बात करने के बाद देवांश ने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी और राघव मेनन की ओर मुड़ा। हम बातचीत कर रहे थे, आपने कहा था कि आपने अपने लिए कितना रखा। मैंने कुछ नहीं रखा, 1 रुपया भी नहीं। आपने मुझ पर दबाव डालकर ऐसा कहलवाया। चीफ वर्मा, कृपया मेरी मदद करें, वो मुझे फिर से मारने वाला है। राघव मेयर मिश्रा और चीफ वर्मा के पीछे हटते हुए चिल्लाया। एक वयस्क व्यक्ति एक किशोर के पीछे दुबका हुआ स्थानीय अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगा रहा था। ये एक हास्यास्पद दृश्य था। तुम सच में ऐसे आदमी हो जो तब तक आंसू नहीं बहाते जब तक आग न देख लो, देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। तुम क्या करोगे? उसे गिरफ्तार करो। यह तो बहुत ही शर्मनाक है। चीफ वर्मा हालांकि मन ही मन राघव को रीढ़ विहीन होने के लिए कोस रहे थे, अब देवांश की निर्भीकता पर क्रोधित हो गए और उस पर गरजते हुए इशारा किया। किसे गिरफ्तार करो? क्या तुम्हें पता भी है कि क्या हो रहा है? पीछे से एक आदेशात्मक आवाज गूंजी। एक पुलिस एसयूवी फैक्ट्री के गेट पर आकर रुकी। बाहर निकलते हुए कोई और नहीं बल्कि जिला पुलिस ब्यूरो के निदेशक श्री जावेरी थे, जिन्हें सम्मानपूर्वक एल्डर जावेरी कहा जाता है। उनका चेहरा गर्जना से भरा हुआ था। वे अभी अभी पहुंचे थे और उन्होंने अपने एक अधीनस्थ को देवांश कुलकर्णी को गिरफ्तार करने का आदेश देते सुना। एल्डर जावेरी, चीफ वर्मा मुड़े अपने ही क्षेत्राधिकार में चिल्लाए जाने से पहले से ही नाराज थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो कौन है तो उनका शरीर अकड़ गया। बारामुरा पुलिस स्टेशन के प्रमुख होने के नाते चीफ वर्मा जिला पुलिस ब्यूरो के निदेशक को कैसे नहीं पहचान सकते थे? ये उनके वरिष्ठ थे, बड़े जावेरी। मेयर मिश्रा ने भी उन्हें देखा और सिहर उठे। जावेरी सिर्फ पुलिस प्रमुख नहीं थे, वे जिला कार्यकारी समिति के सदस्य और एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे, जिससे वे मेयर से भी वरिष्ठ थे। बड़े जावेरी, आप यहां क्यों आए हैं? देवांश ने आश्चर्य से पूछा। अपना औपचारिक पद्यांश इस्तेमाल करना भूल गया। मैं पास के यूपू टाउन में था जब मुझे मिस्टर शर्मा का फोन आया। उन्होंने कहा कि कोई अफसर तुम्हें मारने वाला है। कौन था? ज्वेरी ने तीखे स्वर में जवाब दिया। यह कोई मजाक नहीं था। पुलिस को आम लोगों को नहीं मारना चाहिए, खासकर किसी नाबालिग को नहीं, और देवांश कोई साधारण किशोर नहीं था। वो ज्वेरी का बहुत बड़ा ऋणी था। अपने ही माततों को देवांश के साथ बुरा व्यवहार करते देख ज्वेरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। चीफ वर्मा और मेयर मिश्रा दोनों अनुभवी अधिकारी पीले पड़ गए। चीफ वर्मा को याद आया कि उन्होंने अभी अभी देवांश की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। उनके घुटने कमजोर पड़ गए। उनका मन कर रहा था कि पलटकर राघव को लात मार दे, क्योंकि उसने उसे इस झंझट में घसीटा। ली घोष, सहायक कांस्टेबल, पहले से ही कांप रहा था, चुपचाप राघव को कोस रहा था। वो बस एक छोटे पद का अफसर था, जिसके साथ चीफ वर्मा आमतौर पर नौकर जैसा व्यवहार करते थे। अब ज्वेरी की मौजूदगी में
जो चीफ वर्मा के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर सकता था। उसे पता था कि वो बड़ी मुसीबत में है। मीरा अय्यर की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई, उनके होंठ खुल गए। शुक्र है उन्हें अपना पर्स सीने से लगाना याद रहा, वरना देवांश को उन्हें फिर से याद दिलाना पड़ता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि देवांश न सिर्फ जिला पुलिस प्रमुख को जानता है, बल्कि उन्हें इतनी आसानी से बड़े ज्वेरी कहकर भी संबोधित करता है। उनका कैसा रिश्ता था? सिर्फ चंदन और वो ही शांत रहे। उन्होंने ऐसा एक बार पहले भी देखा था, लेकिन उन्हें भी एक ठंडक महसूस हुई। ज्वेरी इतनी जल्दी आ गया था। इसका मतलब था कि जैसे ही चंदन ने फोन रखा, ज्वेरी सब कुछ छोड़कर दौड़कर आ गया। डायरेक्टर ज्वेरी, मैं हूं, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। ली घोष हकलाया। बहुत अच्छा, ज्वेरी ने ठंडे स्वर में उसकी बात काटते हुए कहा। वो चीफ वर्मा, मेयर मिश्रा की ओर मुड़ा और आखिरकार देवांश की तरफ देखा। पुलिस की बदसलूकी का मामला हम बाद में देखेंगे, पहले इस आदमी से निपट लेते हैं ताकि कोई मीरा को बेरहम न समझे। देवांश ने राघव की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, ज्वेरी ने सिर हिलाया और उसकी नजर राघव पर पड़ी। चीफ वर्मा घबराकर मुड़े और राघव को अपने पीछे से घसीटते हुए बाहर ले गए। फैक्ट्री डायरेक्टर राघव, तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें मजबूर किया, तो अब मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। बताओ, तुमने कितने पैसे छिपाए हैं? देवांश ने ठंडे स्वर में पूछा। 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। मैं पहले उलझन में था। राघव हकलाते हुए कांप उठा। उसका डर और ज्वेरी व अन्य लोगों के चेहरे देखकर फैक्ट्री के मजदूरों में गुस्से और दया का मिलाजुला भाव था। उन्हें पूरी कहानी नहीं पता थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि देवांश राघव को अपना गुनाह कबूल करवाने के लिए ज्वेरी की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। 20,000 रुपए? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने 50,000 रुपए छिपाए हैं? देवांश ने राघव का हाथ लगभग फिर से पकड़ते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? राघव और अंजलि अविश्वास से आंखें फाड़कर बोल पड़े, लेकिन उन्हें जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने इनकार करने की कोशिश की। नहीं नहीं, सच नहीं। गांव वाले मूर्ख नहीं थे। अब उन्हें साफ पता चल गया था कि राघव और अंजलि उनसे झूठ बोल रहे थे। भीड़ में अपमान और विश्वासघात की लहर दौड़ गई। राघव साहब, तुम्हारे पास 50,000 रुपए थे और फिर भी तुम कंगाल होने का रोना रो रहे हो। तुमने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया और हमें मीरा के खिलाफ भड़काया भी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जब ईमानदार लोग गुस्सा होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। फैक्ट्री के मजदूर आगे बढ़े और राघव पर लात घूंसे बरसाने लगे। महिलाओं ने उसका चेहरा नोचा और उसके बाल खींचे। अंजलि को भी नहीं बख्शा गया। उग्र भीड़ ने उसके कपड़े फाड़ दिए। ग्रामीणों द्वारा राघव मेनन और अंजलि नायर की पिटाई और तोड़फोड़ के अराजक दृश्य को देखते हुए बारामुरा पंचायत के पुलिस अधिकारियों, जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया था, को हस्तक्षेप करना चाहिए था। लेकिन चीफ वर्मा और कांस्टेबल घोष दोनों ही उस बेशर्म जोड़ी के प्रति गहरी नाराजगी महसूस कर रहे थे, जिसने उन्हें इस झंझट में घसीटा था। ये देखकर कि निदेशक जावेरी और देवांश कुलकर्णी ने हस्तक्षेप नहीं किया, उन्होंने भी चुप रहने का फैसला किया। दरअसल अगर जावेरी मौजूद नहीं होते तो घोष का मन खुद राघव को लात मारने का करता। बस देवांश के एक सूक्ष्म इशारे से प्रेरित होकर जावेरी ने आखिरकार कहा। जिला पुलिस ब्यूरो के निदेशक होने के नाते उन्हें व्यवस्था बनाए रखनी थी, लेकिन ग्रामीणों ने अपने विश्वासघात और भावनाओं से भड़के हुए उनकी बात नहीं मानी। वे राघव और अंजलि पर अपना गुस्सा निकालते रहे। बस देवांश चिल्लाया और बस भीड़ जम गई। झवेरी, मेयर मिश्रा, चीफ वर्मा और बाकी लोग दंग रह गए। ये कैसी लय थी? जिला पुलिस प्रमुख के आदेश का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन एक किशोर के शब्दों ने भीड़ को मानो रोक दिया। उन्होंने पहले
कभी देवांश को झाड़ू का हैंडल तोड़ते या राघव की बाह खिलौने की तरह मरोड़ते नहीं देखा था। उसकी ताकत और निर्णायकता ने गहरी छाप छोड़ी थी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसकी अवज्ञा करे। भीर को शांत होते देख देवांश ने राघव के खरोंचे हुए चेहरे पर नजर डाली और उसे संतुष्टि की एक झलक महसूस हुई। राघव जैसे व्यक्ति के लिए अगर कानून का राज न होता तो देवांश का हाथ हमेशा के लिए उखड़ जाता, लेकिन उसे यहां एक कारखाना चलाना था। उसे स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना था और गांव वालों को रोजगार देना था। उसके कार्यों ने अधिकार स्थापित कर दिया था, लेकिन दिल जीतने के लिए उसे ईमानदारी से नेतृत्व करना था, डर से नहीं। फिर भी एक हद तक दृढ़ता जरूरी थी, वरना दयालु लोग कुचल दिए जाते। अब जब उसके अधिकार स्पष्ट हो गए थे, देवांश ने स्थिति समझाने का फैसला किया। वो चाहता था कि सभी को यह समझ में आ जाए कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहा था। राघव का पतन पूरी तरह से उसकी अपनी ही वजह से हुआ था। उसने अपने शब्दों पर विचार किया, फिर शांति से बोला, आपने उस आदमी को सजा तो दे दी, लेकिन मेरा मानना है कि ये नेक गुस्से से हुआ था और आपको पता था कि कब रुकना है। मुझे यकीन है कि मेयर मिश्रा और चीफ वर्मा इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे, दोनों अधिकारियों ने तुरंत दोहराया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जावेरी स्पष्ट रूप से देवांश के पक्ष में था और अब देवांश गांव वालों का बचाव कर रहा था। उसका विरोध करना मूर्खता होगी। देवांश ने अधिकारियों की ओर सिर हिलाया, फिर स्थिति समझाई। मीरा अय्यर के सम्मान में उसने राघव के अंजलि के साथ संबंध का जिक्र नहीं किया, लेकिन भीर अनजान नहीं थी। उनके पिछले व्यवहार को याद करके सब कुछ समझ में आ गया, ये महसूस करते हुए कि कैसे मीरा से पैसे मांगने के लिए उन्हें बहकाया गया था। फैक्ट्री के मजदूर शर्मिंदा हुए। कुछ तो यहां तक चाहते थे कि काश वे राघव और अंजलि को फिर से पीट पाते। यहां तक कि कांस्टेबल घोष भी अपने बुरे व्यवहार के बावजूद राघव को घृणा के योग्य मानता था।